हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में गाइस जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल हैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए। इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स वेबसाइट पे आज से लगभग 3-4 दिन पहले इशू कर दी हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वही अमेंडमेंट्स कराने जा रहा हूं, इसलिए जो कि इंस्टीट्यूट ने आपके लिए अप्लाई की हैं। ये वीडियो लेट लाने का कारण ही यही था कि एक बार इंस्टीट्यूट अपनी अमेंडमेंट्स इशू कर दे कि वो क्या कुछ नवंबर 2020 के एग्जाम के अंदर अप्लाई करना चाह रहा है, वही ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि अमेंडमेंट्स नो डाउट बहुत पहले पता चल जाती हैं हमें। 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स होती हैं जो आपके पेपर में आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें से सारी अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट अप्लाई नहीं करता। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट के आरटीपी का वेट करना पड़ता है, और अब इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट्स इशू कर दी हैं। तो पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जहां से आईसीआई ने अपनी अमेंडमेंट्स इशू करी हैं। इस बार आईसीआई ने अपना आरटीपी इशू नहीं किया है। आरटीपी इशू करने की बजाय इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जहां उसने अमेंडमेंट्स या अनाउंसमेंट स्टेटिंग एप्लीकेबिलिटी फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन करके एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। पहले तो इस डॉक्यूमेंट को समझें, उसने बोला क्या है। उसने कहा है जी, जो मेरा स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को देता हूं एज सीए इंटर स्टूडेंट्स, वो जुलाई 2019 एडिशन बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसके अंदर अप्रैल 2019 तक की अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो नवंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2020 में हमारी अमेंडमेंट्स आएंगी टिल 30 अप्रैल 2020 तक वाली। और ऐसे ही जब हमारा मई का एग्जाम होता है, उसमें अमेंडमेंट आती हैं 31 अक्टूबर तक। मान लीजिए मई 20 का अटेम्प्ट था, तो 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट्स। आई थिंक स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है, अब विजिबल है। तो 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट। अब पहला क्वेश्चन जो बच्चा मेरे से कंटिन्यूसली पूछ रहा है कि सर हमने मई 2020 अटेम्प्ट तो इस बार हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया, हम लोग मई में शिफ्ट हो गए। तो वो बच्चे जिन्होंने मई 2020 अटेम्प्ट देना था, उनका एग्जाम ना हो पाने की वजह से अब वो नवंबर 2020 में पेपर देंगे, क्या उनके ऊपर भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी? यस, उनके ऊपर भी 30 अप्रैल 2020 तक की सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। दैट मीन्स सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि आप लोगों ने आपका मई वाला एग्जाम नहीं हो पाया, आपकी कोई गलती नहीं थी, इंस्टीट्यूट ने ही कैंसिल किया। लेकिन नवंबर में ऐसी कोई छूट नहीं है कि आपको पुराना सिलेबस से पूछा जाएगा, मई 2020 तक के सिलेबस से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। नवंबर 2020 में सेम एग्जाम होगा दोनों के लिए, जो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट वाले हैं या जो मई वाले नवंबर में आ गए हैं। तो उन दोनों ही केसेस में 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट हमने कवर करनी है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या बताया, उसने कहा जी जो मेरा स्टडी मटेरियल है वो 30 अप्रैल 2019 तक तो अपडेटेड था, उसके बाद 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक की सारी अमेंडमेंट, यानी कि एक साल में आई हुई अमेंडमेंट्स मैं इस डॉक्यूमेंट में दे रहा हूं जो आपके नवंबर के लिए अप्लाई होगी। अब इसमें अगर आप समझें, बड़ा इसमें कुछ अमेंडमेंट तो ऐसी हैं जो 1 मई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक थी, यानी कि ये मई 2020 अटेम्प्ट में जो बच्चे बैठ रहे थे वो ऑलरेडी इस डेट तक की अमेंडमेंट्स तो करके जा रहे थे। उसके बाद जो नवंबर वाला बच्चा था उसको 1 नवंबर से 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट्स करनी थी। ठीक है, बात समझ आती है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, पूरा का पूरा एक ही डॉक्यूमेंट निकाल दिया है 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि जो ये वाली अमेंडमेंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी मई 2020 अटेम्प्ट के बच्चे को पढ़ाई जा चुकी हैं। इसकी वीडियो अलग से मैंने यूट्यूब पे मई 2020 की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल करके कवर कर ली है। तो मैं इस वीडियो में जो आप वीडियो कवर करने जा रहा हूं, जो अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूं, वो मैं सिर्फ ये वाली कवर करने जा रहा हूं जो 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक आई हैं। आई थिंक बात क्लियर हो गई होनी चाहिए। तो जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, ये पूरा डॉक्यूमेंट एक साल के अमेंडमेंट्स बता रहा है। हमने उसमें से 6 महीने के अमेंडमेंट्स मई 2020 अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आपने अगर वो नहीं करी हैं तो आप आउटडेटेड हैं, यानी कि आपने पिछले एग्जाम के अटेम्प्ट के लिए भी नहीं पढ़ी थी। तो उसकी ऑलरेडी वीडियो है, उसको मैं ऊपर आई लिंक में भी डाल रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, उसके नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और साथ में ये जो वीडियो हम कवर करेंगे, इसमें हम 1 नवंबर 2019 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक कवर करेंगे। अब अगर आप इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट देखें तो बेटा इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अब आप इसमें समझते जाइए कि काफी सारी अमेंडमेंट्स 1 नवंबर 2019 के पहले की हैं।
यानी कि वो 1 मई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की हैं, और क्योंकि वो हम कवर कर चुके हैं मई एंड में, वो अब मैं कवर नहीं करूंगा। तो ये पहली अमेंडमेंट भी ऐसी है जो पहले कवर हो गई है मई वाली में, सेकंड भी ऐसी है जो मई वाले में कवर हो गई है, थर्ड भी ऐसी है जो मई वाले में कवर हो चुकी है। डेट्स में साथ में लिखी हुई है, आप देखते जाइए, डेट सारी की सारी आपको जो दिखाई देंगी ये 1 नवंबर 2019 से पहले की दिखाई देंगी। तो ये मैंने मई वाली वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट देखें, ये भी कवर्ड है। मैं काट रहा हूं, मतलब ये नहीं अप्लाई नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे इसको। फिफ्थ वाली है, ये भी कवर्ड है। बी पार्ट इसका ये भी कवर्ड है। सी पार्ट ये भी कवर्ड है। सर सारा तो कवर्ड है, फिर हमने करना क्या, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई लंबी चौड़ी अमेंडमेंट है ही नहीं। सिर्फ ये दो अमेंडमेंट ई पार्ट और एफ पार्ट, दो अमेंडमेंट्स हैं जो एक आई है 22 अक्टूबर 2029 को, जो अब अप्लाई हुई है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर ऑब्वियसली 1 नवंबर 30 नवंबर 2000 31 अक्टूबर 2019 के बाद आया। तो ये 1 नवंबर 2020 के लिए न्यू अमेंडमेंट जो अब करनी है, और एक ये जो आई है अभी 26 मई 2020 को, ये नवंबर 2020 के लिए न्यू अमेंडमेंट जो हमने पढ़नी है। इन शॉर्ट सिर्फ दो अमेंडमेंट जो हमने पढ़नी है नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए, बाकी सब मई 2020 के लिए अप्लाइड था ऑलरेडी, वही का वही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ आपको मई 2020 वाली अमेंडमेंट वीडियो तब देखनी है अगर आपने पहले मई 2020 अटेम्प्ट की तैयारी करते समय वो वीडियो नहीं देखी थी। ऐसे बच्चे जिन्होंने बेटा क्लास ही जनवरी के बाद ली है, जनवरी 2020 के बाद ली है, आपको पुरानी मई 2020 वाली अमेंडमेंट वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं कंपनी लॉ के वो बिल्कुल अपडेटेड हैं। उसमें बस ये दो अमेंडमेंट ऐड कर देनी है, योर वर्क इज डन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे बच्चे जिन्होंने जनवरी 2020 से पहले क्लासेस ली थी, उनको ऑब्वियसली लेटेस्ट क्लासेस नहीं मिली है, उनको मई 2020 अटेम्प्ट वाली क्लासेस मिली होंगी। उन्होंने क्या क्या करना है, उन्होंने ये क्लास तो देखनी ही देखनी है। इसके अलावा मई 2020 की जो अमेंडमेंट वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स थी, वो देखनी है, और दोनों के नोट्स आपको इसके नीचे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप नवंबर 2020 के स्टूडेंट हैं और जनवरी के बाद से क्लासेस देख रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो में जो मैं दो अमेंडमेंट करा रहा हूं वो कर लीजिए, डन। आप मई 2020 वाले स्टूडेंट थे, नवंबर 2020 में शिफ्ट हो गए हैं, आपने पुरानी क्लास देखी हुई है, कुछ नहीं करना, आपने अपडेटेड पढ़ा हुआ है, ये दो अमेंडमेंट कर लीजिए, दैट्स इट। आपने पुरानी क्लास भी नहीं देखी हुई है, तब इशू है, पहले आप पुरानी क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा, यू विल बी अपडेटेड टिल 30th of April 2020, यानी कि आप नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए अपडेटेड हो जाएंगे। विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द क्लासेस, या लेट मी स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। ये आ गई हमारी अमेंडमेंट्स। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये नोट्स है मेरे पे, ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ये नोट्स हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस, मैंने इसमें नीचे क्लियर कर दिया है। दिस कंटेन्स ऑल द अमेंडमेंट्स मेड टू कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज सेक्शन 1 to 148। अदर लॉज में कोई अमेंडमेंट नहीं आती कभी भी, उसमें वो वाली बात मैंने मई में पढ़ा दी थी कि जम्मू कश्मीर में एक्ट अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, जनरल क्लॉजेज एक्ट भी, तो वही बात उन्होंने इस बार के नोट्स में भी लिखी हुई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मेड फ्रॉम 1 नवंबर 2019 to 30th of April 2020। और ऐसे ही मैंने एक अमेंडमेंट नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम, जहां मैंने आपको अमेंडमेंट कवर कराई थी पूरी की पूरी, जो कि अप्लाई करती थी हमारे पास टिल आपका 31 अक्टूबर 2019 तक की। ये मेरे मेक एम नोट्स हैं, ये भी आपको नीचे मिल जाएंगे। ये सिर्फ उन बच्चों ने पढ़ना है जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी हुई, तो उनके लिए ये नोट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये भी नीचे मिल जाएंगे आपको। तो लेटेस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि 80-90% बच्चे इसी कैटेगरी के हैं कि उन्होंने मई वाली पढ़ रखी है, 31 अक्टूबर तक की पढ़ रखी है, आगे की 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। सर आपने कहा था 4 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपके नोट्स देखें तो उसके अंदर सर 2 अमेंडमेंट्स हैं, आपके नोट्स देखें तो उसमें है 4 अमेंडमेंट्स। यस बेटा, मैंने 2 अमेंडमेंट डाली हैं फालतू। सर फालतू क्यों पढ़ा रहे हो? मैं फालतू इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्यों नहीं डाला अपना पेपर के उसके अंदर, और मुझे अभी भी शक है कि इंस्टीट्यूट कहीं अपना आरटीपी निकाल ना दे इस बार और उसके अंदर ये अमेंडमेंट डाल ना दे, इसलिए मैं आपको बीइंग ऑन सेफ साइड ये 2 करा रहा हूं, और ये बता के करा रहा हूं कि भैया जो अभी तक आपके नोट आपका जो डॉक्यूमेंट आया उसमें 2 ही अवेलेबल हैं, उसमें ये 4 अवेलेबल नहीं है, 2 एक्स्ट्रा करा रहा हूं। जो 2 एक्स्ट्रा करा रहा हूं बता के कराऊंगा कि भैया ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये 2 एक्स्ट्रा आरटीपी आएगा, उसके अंदर लिखा होगा तो कर जाइएगा, नहीं आया होगा तो वैसे ही आप लोगों ने भूल जाना है, अगर आखिरी दिन आप रिवाइज नहीं करने वाले तो उसका कोई और सबसे बड़ा कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट है भी नहीं।
तो शुरू करते हैं अमेंडमेंट। पहली अमेंडमेंट जो हमारे पास आई है बेटा वो आई है, गवर्नमेंट कंपनी को कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशंस पहले से दी गई हैं, और ये कैसे दी गई थी? एक 5 जून 2015 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसने बोला था कि भैया गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये अमेंडमेंट हैं, या ये एग्जेम्पशंस हैं, उनके नाम में ये चेंज हो सकता है, उनकी मीटिंग्स के लिए ये हो सकता है, उनके ऑडिट के लिए ये हो सकता है। तो उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी थी इतनी लंबी कि फलाने सेक्शन के अंदर ये चीज गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं करेगी, फलाने सेक्शन के अंदर ये चीज गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं करेगी। तो उस जून 5 2015 वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने एक चेंज किया है, यानी कि नोटिफिकेशन सेम चलता आ रहा है, वही 5 जून वाला जो हम पढ़ते आए हैं, कई एग्जाम्पशन जगह जगह पे हमने पढ़ी है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। उसके अंदर एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी है। ऐड क्या किया है उन्होंने? कहा जी 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी होती थी। गवर्नमेंट कंपनी मींस a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, one or more state governments, or a combination of central government or state governments, and it includes a subsidiary of the government करके डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके नीचे उन्होंने कहा जी एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर लीजिएगा। अगर आप अपनी बुक पे जाएंगे तो बेटा ये बुक में जो मैंने आपको पार्ट 1 की बुक दी है उसके पेज 27 पर आपको ये मिल जाएगी। मैं भी एक बार वहां तक पहुंच ले जाता हूं। आप आएंगे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पर, ये रही 27 पर। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद यहां पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है बाय अमेंडमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? आ जाइए नोट्स के ऊपर। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बड़ा एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि जो डेफिनेशन 2 क्लॉज 545 में लिखी हुई है, वर्ड्स पेड अप शेयर कैपिटल shall be construed as the total voting power where the shares with differential voting rights have been issued। ऐसी कुछ बात हमने होल्डिंग सब्सिडियरी की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी, जहां उन्होंने शेयर कैपिटल वर्ड्स को चेंज कर दिया था वोटिंग पावर में। गवर्नमेंट कंपनी के लिए उन्होंने उस समय यह बात नहीं लिखी थी, अब वो एक्सप्लेनेशन के रूप में नीचे ये बात ऐड कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसने डीवीआर इश्यू किए हुए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इश्यू किए गए हैं, तब आप नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल की जगह नॉट लेस देन 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर पढ़ेंगे। समझ आता है मीनिंग? इसको मैं आम भाषा में समझाता हूं। इसका मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं, तो खाली जगह हो मैं जहां आपको लिख के बता सकूं ये। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लेट अस से एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक नाम भी देते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बनाना है मुझे इसको। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं पहले, लेट अस से 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज के, 1 लाख के हो गए। और कंपनी ने डीवीआरस, डिफरेंशियल इक्विटी वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। आई बिलीव बेटा कंसेप्ट याद है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स वाला। सेक्शन 43 कहता था कि हम कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स विद विच हैव डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग पावर्स वगैरह, हमने इसकी कंडीशंस पढ़ी थी। इन्होंने शेयर्स इशू किए लेट अस से 3,000 शेयर्स, 10 रुपीज ईच के, और यहां पर एक इक्विटी शेयर के पास 5 वोट्स थे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हो गए, 30,000 की पेड अप कैपिटल। और मैं बता रहा हूं आपको कि ये वाले जो शेयर्स इशू किए गए हैं, ये इशू किए गए हैं लेट अस से हरियाणा गवर्नमेंट को। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया हमने पढ़ा था जी 51% ऑफ एटलीस्ट नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड की जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख प्लस 30,000 कितनी कैपिटल होगी? 1,30,000। 1,30,000 में से सिर्फ 30,000 हमारे किसके पास हैं? हरियाणा गवर्नमेंट के पास। कहीं से मोर देन 51% होल्ड नहीं करता, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अब डेफिनेशन चेंज हुई है। उन्होंने कहा जी ऐसी कंपनी जिसने डीवीआर इशू कर रखे हैं, क्या ऐसी कंपनी है? यस। उसके लिए टोटल इक्विटी सॉरी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड्स की जगह आप वर्ड्स रिप्लेस कर दीजिए टोटल वोटिंग पावर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, मैं इसको चेंज करूंगा। वोटिंग पावर अगर हम देखें तो कैसे निकलेगी? हमने कहा जी टोटल वोट्स हो गए 1 लाख ये प्लस 3,000 शेयर और इनके ऊपर यानी कि 30,000, और एक शेयर के पास 5 वोट, ये हो गए 1.5 लाख के बराबर, और 1 लाख ये हो गया। टोटल हो गया हमारे पास 2,50,000।
और 2,50,000 में से कितने शेयर्स हमारे पास डीवीआर के पास हैं? 1,50,000, यानी कि 1,50,000 वोट्स जो है हमारे पास, वो किसके पास है? हरियाणा गवर्नमेंट के पास। और टोटल वोट्स कितने हैं? 2,50,000। अगर आप इसको चेक करें तो ये लगभग बन गया 60%। क्या अब ये गवर्नमेंट कंपनी बोला दी जाएगी? यस, नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो डेफिनेशन का चेंज का आपने फर्क देखा कि अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है जिसने डीवीआर इशू नहीं किए हुए, तो अभी भी कंसेप्ट वही है, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन अगर डीवीआर इशू किए गए हैं, उस केस में पेड अप इक्विटी शेयर या जो आपकी टोटल शेयर कैपिटल वर्ड है उसको चेंज कर लीजिए टोटल वोटिंग पावर से। और वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि वोट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो रिजल्ट कई बार बदल जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे लिख देते हैं कि क्या कंपनी ने हैज कंपनी इशूड डीवीआर्स? अगर हमारे पास आंसर आ जाता है इसका यस, तो हमने लेना है 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। और अगर आंसर है नो कि नहीं डीवीआर्स नहीं है, तो फिर वही पुराना कंसेप्ट 51% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। कंसेप्ट क्लियर होता है? इतना सा कंसेप्ट था जो उन्होंने इसके अंदर क्लियर किया एक्सप्लेनेशन के थ्रू, पहली अमेंडमेंट डन। सर उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, आपने दो लिखी है बेटा, दो नहीं लिखी है। उसमें हुआ क्या है कि जो ये दूसरी अमेंडमेंट थी 1A वाली, ये पहले 1 थी, इन्होंने क्या किया 1 को 245 बना दिया और 1 वाली क्या बन गई? 1A बन गई। 1A कहता क्या था? 1A कहता था कि भैया सेक्शन 4 में 1A में जहां नेम क्लॉज के बारे में बोला जा रहा है, वहां पर गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये वाले वर्ड्स इन केस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट कंपनी, इनको ओमिट कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसके लिए मुझे आपको पहले सेक्शन 4 बेयर दिखाना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 4 बेयर पर आए तो बेटा ये सेक्शन 4 बेयर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 4 बेयर क्या कहता था? The memorandum of the company shall state A part, the name of the company with the last words limited in case of public limited company and the last word private limited in case of private limited company। क्या कहा गया यहाँ अमेंडमेंट के अंदर, या जो पुरानी वो दे रखी थी कि इन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज है द वर्ड्स in case of public limited company or the last word private limited in case of private limited company shall be omitted। उन्होंने कहा बेयर में से ये वाले शब्द काट दीजिए। कौन से वर्ड? इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर मैं इन वर्ड्स को काट दूं तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या मतलब बन गया? द नेम ऑफ द कंपनी शैल हैव द वर्ड्स लिमिटेड। दैट मींस अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इस अमेंडमेंट को पहले क्या, इस अमेंडमेंट का पहला कंक्लूजन क्या था? द नेम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विल एंड विद द वर्ड लिमिटेड ओनली। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो आप प्राइवेट हो आप पब्लिक हो, आपका नाम किससे एंड होगा? लिमिटेड से। और आपको समझा वो किस तरह से लिखा हुआ, तो उन्होंने क्या रखा था कि 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से ये वाले वर्ड्स काट दीजिएगा। किसके लिए? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। और हमने उसको काट के मीनिंग देखा कि अगर उन वर्ड्स को काट दिया जाए तो हमारे लिए वर्ड क्या बन जाता है? द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड। तो नेट इफेक्ट इसका क्या आया हमारे पास कि गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किससे एंड होगा? लिमिटेड से। ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी थी, आप बुक को ढंग से पढ़िए। जब मैंने नेम क्लॉज लिखा हुआ उसमें ये पॉइंट डाला हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा लिमिटेड वर्ड से एंड होता है। इसका सर अमेंडमेंट में क्यों था? सिर्फ क्योंकि इसका सीरियल नंबर बदल गया था। ये पहले 1 थी, 1 उन्होंने नई डाल दी, तो 1 को कहां शिफ्ट कर दिया? 1A में। कोई अमेंडमेंट नहीं है, स्टिल मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी। पहली अमेंडमेंट डन। पहली अमेंडमेंट क्या है? गवर्नमेंट कंपनी की एक्सप्लेनेशन वाली। एग्जाम्पशन या इसको एक्सप्लेनेशन लिखे, इनफैक्ट ये एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट कंपनी में डेफिनेशन में ऐड की गई है। जो एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है गवर्नमेंट कंपनी में, उसमें एक नया पॉइंट 1 ऐड कर दिया गया है। आपको नीचे एक एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। टोटल जो आपका वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल है उसको आपको कंस्ट्रू करना है टोटल वोटिंग पावर, जहां पर शेयर्स के पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड अमेंडमेंट का। अच्छा, ये वाली जो अमेंडमेंट है ये बेटा आपके उस अमेंडमेंट वाले नोट्स में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई है। अच्छा, फिर सेकंड पे आ जाइए। सेकंड चेंज आया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंस्टीट्यूट ने फिर भी आपके नोट्स में इसको कवर नहीं किया। ये आया है रूल 9 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में। रूल 9 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल बोलता क्या था? बेटा रूल 9 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल आप सेक्शन 4 के साथ पढ़ते थे, जहां सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि एक कंपनी को अपने नाम रिजर्व कराने के लिए एक फॉर्म फाइल करना होता था, रिजर्व यूनिक नेम रन करके। आप अपनी बुक में आएंगे तो ये पेज 47 पे दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, 47 पे दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये हम आ गए
अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द कंपनी। हमने यहाँ देखा था रिजर्वेशन ऑफ नेम, रूल 9, द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म रन, रन मींस रिजर्व यूनिक नेम, उसका आपका नाम रिजर्व किया जा सकता है। अगर आप नई कंपनी है तो 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, और अगर आपने नेम चेंज के लिए अप्लाई किया है तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। उसके बाद हमने देखा था कि सेक्शन 7 में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है, जिसके लिए INC 32 स्पाइस हमने फॉर्म पढ़ा था, साथ में INC 33 जिसके अंदर ई मेमोरेंडम, और INC 34 जहां पे ई AOA वो सब जाता था। इस रूल 9 को चेंज कर दिया गया है, दिस हैज बीन अमेंडेड। और उन्होंने कहा है जी भैया अब रन फॉर्म के साथ साथ हम जो हमारा स्पाइस फॉर्म है INC 32 इसको चेंज करके स्पाइस प्लस बना रहे हैं। और स्पाइस प्लस मींस अपग्रेडेड वर्जन। और इस स्पाइस प्लस में क्या होगा अब कि अगर आप न्यू कंपनी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्पाइस की जगह आप स्पाइस प्लस फाइल करेंगे। और इस स्पाइस प्लस में दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये पार्ट ए आपका जो है अब ये रन फॉर्म को रिप्लेस कर देगा, यानी कि अब आपको अलग से रन फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक वेब फैसिलिटी है जिसके अंदर स्पाइस को जाइए और उस पे पार्ट ए में ही आप नाम के लिए अप्लाई करिए, और पार्ट बी में जैसे कंपनी के लिए पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते थे वैसे अप्लाई करिए। तो उन्होंने क्या किया है, रन फॉर्म को खत्म किया है उन कंपनीज के लिए जो नहीं इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। लेकिन रन क्या सिर्फ उनके लिए यूज होता था? नहीं, रन तो उनके लिए भी यूज होता था जो नाम चेंज करा रहे हैं। उनका क्या करें, उनसे स्पाइस फाइल करें। बेटा स्पाइस तो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का फॉर्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कंपनी नाम चेंज कर रही है तो आज भी रन ही चलेगा, लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो अब रन नहीं चलेगा। रन की जगह जो नया स्पाइस आया है स्पाइस प्लस वो चलेगा। दैट इज रूल 9 की अमेंडमेंट जो उन्होंने इसके अंदर कवर करी। आ जाइए यहां पर, इन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 हियर आफ्टर रेफर टू सेड रूल्स फॉर रूल 9 द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। रूल 9 को चेंज करके ये रूल डाल दीजिए। क्या है इसके अंदर, एन एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस। बेटा फॉर्म नहीं है, वेब सर्विस है, डाउनलोडेबल नहीं है, वहीं खुलता है वहीं भरना पड़ता है बैठ के। मेड एट www.mca.gov.in इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाय यूजिंग वेब सर्विस स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, बस प्लस एडिशनल हो गया, फॉर्म अभी भी INC 32 ही है। एंड फॉर चेंज ऑफ नेम बाय यूजिंग वेब सर्विस रन, और चेंज ऑफ नेम के लिए क्या यूज होगी, पुराने की तरह रन ही, अलॉन्ग विद फीस। और आपको रजिस्ट्रार सेंटर, रजिस्ट्रेशन सेंटर जो ऑनलाइन है उसको फाइल करना है, और वही आपको रीसबमिशन के लिए 15 दिन मिलेंगे। वो सारी बातें पुरानी है, सिर्फ चेंज क्या आया है जो यहाँ पर रूल 9 में मैंने लिखा हुआ था कि दोनों केस में रन यूज हो जाता है। अब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए स्पाइस प्लस आपकी वेब सर्विस यूज होगी, और पुरानी कंपनी का नाम चेंज करने के लिए रन यूज होगा। बाकी सब डिट्टो सेम रहेगा। और स्पाइस फॉर्म बदल के किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्पाइस प्लस में, यानी कि स्पाइस का एक रिफाइंड, एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है। इंस्टीट्यूट ने आपकी अमेंडमेंट वाली फाइल में ये कवर नहीं किया है, स्टिल मैंने आपको ये अमेंडमेंट्स कवर कराई हैं। तो ये हमने यहाँ पे चेंज किया अपना पेज 47 के ऊपर, इसको अमेंड कर दिया है कि अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पाइस प्लस करके चीज आ चुकी है। बाकी सब सेम है, वो रिजर्व 30 डेज के लिए होगा नई कंपनी के केस में, चेंज के केस में 60 डेज तक के लिए होगा। बाकी सब प्रोसीजर सेम है। ऐसी INC 7 आपका जो सेक्शन 7 है उसमें आप फॉर्म फाइल करेंगे, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, वो सब कहानी सेम रहेगी। सिर्फ रन को इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी किससे चेंज कर दिया गया, स्पाइस प्लस से। दूसरी अमेंडमेंट भी डन। थर्ड पे आइए, ये आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है आपकी बुक के अंदर। तो नीचे वाली दो जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं ये आपकी दी हुई है, ऊपर वाली दो नहीं दी हुई थी, लेकिन करनी है, भूल छोड़नी होगा। 4 ही अमेंडमेंट है तो क्या छोड़ना। इसमें क्या अच्छा, ये भी नहीं दी हुई है, इनफैक्ट ये भी नहीं दी हुई है, इससे अगली दी हुई है। एनुअल जनरल मीटिंग बाय कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर हैज एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। अब ये क्या कंसेप्ट है, सेक्शन 96 में बात करें, हमने देखा था बेटा फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में देखा था 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एजीएम में हमने देखा था 3 कंडीशंस, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, 15 महीने का ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 96 में ये बातें दी हुई थी। अब कोविड-19 के चक्कर में बेटा ये अमेंडमेंट लाई गई। उन्होंने क्या कहा, ऐसी कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सर ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खत्म होता था। नहीं बेटा, हमने फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। आ जाइए अपने पार्ट 1 की बुक के अंदर, पेज नंबर 162 पर, वहां ये डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। ज्यादातर बच्चों को तो याद होगा, लेकिन जिन नालायकों को याद नहीं है उनको जरा मैं याद दिला देता हूं। ये हमारा सेक्शन था, और 2 क्लॉज 41 की ये रही हमारे पास फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। इसके नीचे आ जाइए बेटा प्रोवाइडेड पर,
जनरली तो हमने देखा था कि 31 मार्च से शुरू होता है, और प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज द होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडियरी और अ एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, central government may on an application by that company or body corporate in such form and manner as may be prescribed allow any period as financial year whether or not that period is a year। तो हमने यहां देखा था कि भैया ऐसी कंपनीज जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी हैं या एसोसिएट हैं ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और जिनको वहां की रूल्स फॉलो करने के लिए ईयर या वहां के बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर बदलना पड़ रहा है भारत के अंदर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां भी अमेंडमेंट थी लास्ट टाइम, हमने कहा था पहले ये ट्रिब्यूनल देती थी, अब ये कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब इससे आपको एक चीज समझ आई होगी कि हो सकता है कुछ कंपनियों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगी हो कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाहते हैं और हम 31 दिसंबर 2019 को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये परमिशन उनको दे रखी थी। तो अब हुआ क्या होगा, ऐसी कंपनीज को बेटा 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उनका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2019 को, तो इनको एनुअल जनरल मीटिंग कब तक होल्ड करनी होती होगी, मैं सिर्फ एक कंडीशन पकड़ रहा हूं अभी, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मींस 30 जून 2020 तक इनको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करानी थी, होल्ड करानी थी। और इस दौरान हो गया बेटा लॉकडाउन, और कंपनियों के लिए एजीएम, हम लोग तो बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे, एजीएम हो सकती थी उस टाइम पर, तो इन्होंने एमसीए के सामने हाथ पांव जोड़े कि सर ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। पहली बात तो क्या ये हर कंपनी के लिए जरूरी था, नहीं, क्योंकि आप समझेंगे कितनों ने 31 दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर का एंड मांगा हुआ होगा, लेकिन कुछ तो थे, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी एमसीए को कि भैया हम लोग नहीं करा पाएंगे 30 जून तक, प्लीज हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को माना, उन्होंने कहा जी ऐसी कंपनी जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा था, जिन्होंने स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 31 दिसंबर 2019 को खत्म करवाया था, उनको 30 जून तक करानी थी, 6 महीने में करानी थी, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर 9 मंथ करते हैं। आप 30 सितंबर 2020 तक करा लीजिएगा। बाकियों के लिए बेटा कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मल ईयर कर रही थी उनका तो वैसे ही 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा होगा, उनके लिए 6 महीने कब तक थे, 30 सितंबर 2020 तक। और अगर वहां तक भी नहीं होता तो रजिस्ट्रार से 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा जा सकता है, अगर याद हो तो आप एक्सटेंशन मांग लीजिए। इनफैक्ट इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इशू किया है, क्या आप समझेंगे 30 सितंबर भी आने वाला है, और वो लोग क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल कंपनियां थी जिनकी 31 मार्च को खत्म होना था, कि सर हम भी नहीं करा पा रहे 30 सितंबर तक, अभी कौन सा लॉकडाउन पूरी तरह खुल गया है, ना ट्रेनें चल रही हैं ना बसेस चल रही हैं, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, तो आप मना कर दीजिए। इनफैक्ट फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने कहा हम क्यों बढ़ाएं, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर दीजिए, वो 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दे देगा। तो उन्होंने 30 दिसंबर 2019 वालों को एक्सटेंशन दिया था, तो उन्होंने बेटा ऊपर तो प्रॉब्लम लिखी हुई है सारी, मैं सिर्फ मुद्दे की बात पढ़ रहा हूं। ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज हाइलाइटेड अबव, it is hereby clarified that if the companies whose financial year, अच्छा other than first financial year, बेटा पहली जनरल मीटिंग के लिए ये रूल नहीं चेंज किया गया, तो वहां तक क्या समझे, टाइम होता ही कितना है, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चेंज किसके लिए किया गया है, सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए, और उन कंपनीज के लिए जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को, दे कैन होल्ड देयर एजीएम्स फॉर सच फाइनेंशियल ईयर within a period of 9 months from the closure of financial year, that is till 30th of September 2020, and the same shall not be viewed as violation। उस केस में हम ये नहीं मानेंगे कि आपने वायलेशन किया है, आप 30th सितंबर 2020 तक इसको करा लीजिएगा। तो ये अमेंडमेंट एक और निपटी। फिर आई हमारी चौथी अमेंडमेंट जो आपकी बुक उसके अंदर दिया हुआ है, एक बेटा रूल 8 ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल। अब ये किससे बारे में डील करता था, ये आपने पढ़ा था बेटा सेक्शन 134 के साथ, जहां मैंने आपको पढ़ाए थे कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, हमने ये रटे थे, याद हो तो। अभी आ रहा हूं उस बुक के पेज के ऊपर, आपको देख के याद आ जाएगा, पेज 171 पर आ जाइए, सेकंड पार्ट ऑफ द बुक के ऊपर, पेज 171। मेरी बुक में थोड़ा आगे पीछे होता है पेज, तो मैं 175 लिख के देखता हूं, वहीं कहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही पेज पे आ गया बाय चांस। तो ये था हमारा कुछ इस तरह का कंटेंट, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, जहां मैंने आपको 3-3 के ब्लॉक करा के इसके अंदर 12 पॉइंट्स याद कराए थे। और इसमें अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें एक लास्ट पॉइंट होता था
सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज अकाउंट्स रूल, और वहां पर रूल 8 आपको ये मैटर्स प्रिस्क्राइब करता था। मैंने आपको कहा था सारे करने की जरूरत नहीं है, ये दो अमेंडमेंट्स हैं नीचे, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी के रिस्पेक्ट में और एक ये कि कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। अब बेटा इसके अंदर आ गया है रूल में एक अमेंडमेंट, और रूल पॉइंट 3 के बाद एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है 3A, यानी कि बोर्ड रिपोर्ट का एक नया कंटेंट बताया है उन्होंने रूल्स के थ्रू। सिर्फ याद करना है, कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। क्या कहता है ये रूल 3A, चलिए रूल 8 का पॉइंट 3A, इन्होंने क्या कहा, इन द कंपनीज अकाउंट रूल्स इन रूल 8 इन सब रूल 5 आफ्टर क्लॉज 3 एड अ क्लॉज 3A, और उसमें क्या बताएगा बोर्ड, उसमें बताएगा बोर्ड रिपोर्ट में, a statement regarding opinion of the board with regard to integrity, expertise and experience of an independent director appointed during the year। अगर आप ऐसी कंपनीज हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने थे, सबने नहीं करने होते, 149 मैंने पहले भी जिक्र किया था शायद आपको सीएसआर वगैरह पढ़ाते समय, कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं अगर आप पब्लिक कंपनी है और आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसके अंदर आपको 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करके बैठे हैं तो आपको अपनी ओपिनियन देनी है एज अ बोर्ड ऑन द इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो ये आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंटीग्रिटी प्रोफिशिएंसी पे ओपिनियन देंगे ये होनी चाहिए एज पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 150 सब सेक्शन 1। अब ये क्या है 150 सब सेक्शन 1 बेटा, क्या है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट वर्ड क्या है, उन्होंने क्या रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगी जो कि एक डेटा बैंक बना के रखेगा सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, यानी कि सारे के सारे ऐसे पर्संस का जिनको आप इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि आप समझें बेटा, मैं पब्लिक कंपनियों में एक बड़ी कंपनी हूं, मुझे ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाऊं। तो कुछ नामी हस्तियां जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि इनकी क्वालिफिकेशन भी है, जिनकी इंटीग्रिटी भी है, जिनको एक तरह से सेल्फ असेसमेंट कर कर इंस्टीट्यूट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड किसी अथॉरिटी ने एक डेटा बैंक के अंदर एम्पैनल किया है, यानी कि आप अपनी इच्छा से एम्पैनल होते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं किसी कंपनी का, मुझे एम्पैनल कर लीजिए, तो वो एम्पैनल किया जाता है। वहां एक वेबसाइट पर डेटा बैंक अवेलेबल करा दिया जाता है, जो जो कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है उस डेटा बैंक में जिन व्यक्तियों का नाम है वहां से किसी को कर सकती है। तो उन्होंने सिंपल सी बात लिखी है कि एक एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस of independent directors appointed during the year, और इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक वर्ड यूज किया गया है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी क्या होता है, एबिलिटी। द प्रोफिशिएंसी मींस द प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ascertained based on an online proficiency self assessment conducted by the institute notified under subsection 1 of section 150। तो अक्सर वैसे 150 पूछेगा नहीं, लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया कि उसमें एक डेटा बैंक मेंटेन किया गया है जहां गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड एक इंस्टीट्यूट एक डेटा बैंक मेंटेन करके रखता है कि किन किन लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो सिर्फ करना क्या है आपको, पेज 134 में अब आपको वो 12 पॉइंट जो मैंने आपको याद कराए थे वो तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जो सच अदर मैटर्स हैं उसमें 3A में एक नया अमेंडमेंट आया है, ये पॉइंट याद रखना है। उससे पहले दो अमेंडमेंट आए हुए थे पॉइंट 9 में और पॉइंट 10 में, कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कमेटी बनाई है कि नहीं, इसके बारे में डिस्क्लोजर। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये पॉइंट्स के ऊपर शायद वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो आगे हम बात करते हैं। इसको क्या हो गया भाई, चलिए आगे बात करें। तो हमारी एक अमेंडमेंट ये भी गई, हमारे पास आ गया लास्ट अमेंडमेंट जो कि है सीएसआर के अंदर, जो आपकी बुक, आपके जो नोट्स हैं उसमें भी दिए हैं। तो बुक में अगर आप देखेंगे बेटा, जो आपको नोट्स में जो सॉरी आपके इंस्टीट्यूट ने इशू किया है उसमें बस यही दोनों है, रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल वाली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। ऊपर वाली तीन जो मैंने आपको पढ़ाई है, गवर्नमेंट कंपनी वाली, रूल 9 वाली जहां पर हमने स्पाइस प्लस पढ़ा, और तीसरी जो हमने पढ़ी अभी, किसकी पढ़ी थी हमने इससे पहले अपना 31 दिसंबर वाली एजीएम वाली, वो नई दी हुई है लेकिन वो तीनों आप करके जाएंगे। लास्ट जो उन्होंने अमेंडमेंट डाली है सीएसआर, सीएसआर हमने पढ़ा था सेक्शन 135 के अंदर। वहां पर मैंने आपको बताया था कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज हैं, उनको सीएसआर में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। आइए एक बार पहले सेक्शन पे आ जाएं
कि उनको CSR में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। हमने NTP करके ये कंपनी याद की थी, ऐसी कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको अपना 2% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर कुछ अप्रूव्ड एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि CSR एक्टिविटीज मानी जाती हैं, उस पर खर्च करना होता है। और ये CSR जो एक्टिविटीज होती थी बेटा, ये दी होती थी हमारे पास शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 कंपनी एक्ट में लगा हुआ एक शेड्यूल था जो आपको वो एक्टिविटीज बताता था जो CSR एक्टिविटीज मानी जाएंगी। इसके अंदर बेटा कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस क्या, कुछ क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि आपको करके जानी है। पहली, शेड्यूल 7 के रिस्पेक्ट में, इन क्लॉज 9 आफ्टर द वर्ड्स DRDO एड वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जरा आ जाए पॉइंट 9 पे भैया, पॉइंट 9 कहता क्या था, ये हम आए जरा इसके पॉइंट 9 पर। तो बेटा पॉइंट 9 अपने आप में अमेंडमेंट थी जो मैंने आपको लास्ट में मई 2020 में कराई थी, कि उन्होंने इंक्यूबेटर्स ऐड किए हैं और कुछ इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ IIT, नेशनल लैबोरेटरीज ऑफ ऑटोनोमस एनर्जी, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा इसके बाद एक नाम और ऐड कर लीजिए। नाम कौन सा ऐड कराया उन्होंने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी अगर आप समझ रहे हैं तो बेटा ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो आजकल ना वैक्सीन वगैरह ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको भी अगर आप किसी तरह की डोनेशन देते हैं तो वो CSR माना जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्होंने एक वर्ड नया ऐड किया इसके बाद, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हैं आजकल कोविड के टाइम्स में इनको शायद डोनेशंस वगैरह की जरूरत होगी, तो इनको किसी तरह का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो वो पॉइंट 9 में ऐड कर दिया गया, वो भी CSR माना जाएगा। एक चीज ये है। सेकंड, अगर हम आ जाएं तो क्लैरिफिकेशन दिया गया। क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया बेटा? लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने ऑफिसेज के लिए, या कुछ कंपनीज बाहर समाज के लिए PPE किट्स, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, फेस मास्क, इस तरह की चीजें बांट रही हैं। उन्होंने कहा जी जो हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं क्या ये CSR में आएगा? आप अलग से लिख दीजिए। उन्होंने कहा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो फंड्स आप खर्च कर रहे हैं ऑन वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोविड-19, ये ऑलरेडी जो आपका पॉइंट 1 है और पॉइंट 12 है, ये शेड्यूल 7 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ सैनिटेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके अंदर कवर्ड है। तो एक पॉइंट हम ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूं मैं। उन्होंने कहा जी जो आप कोविड से रिलेटेड खर्चा कर रहे हैं, अपना मास्क वगैरह का, सैनिटाइजेशन का, लोगों को बाहर हेल्प कर रहे हैं, उनको मास्क वगैरह बांट रहे हैं, वो इसको आप पॉइंट 1 में यहां पर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इसमें ऐड कर, इसमें कवर कर सकते हैं, वो यहां कवर हो जाएगा। या उसको लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ रिहेबिलिटेशन इसमें कवर कर सकते हैं। आप समझे कोविड को हम लोग ऑलरेडी डिजास्टर मान चुके हैं इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर भी कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि हाँ ये CSR में इंक्लूडेड है, इस तरह के खर्चे जो कंपनी करती है, लेकिन उसके लिए अलग उससे कोई एंट्री देने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट 1 या पॉइंट 9 दोनों में से, सॉरी पॉइंट 1 या पॉइंट 12 दोनों में से किसी जगह कवर हो जाएगा। तो पहले उन्होंने क्या किया बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक वर्ड ऐड किया है कि इसको दिया हुआ कंट्रीब्यूशन CSR माना जाएगा। सेकंड, क्लैरिफिकेशन दिया, इट इज hereby clarified that the spending of CSR funds for COVID-19 is an eligible CSR activity. Funds may be spent for various activities related to COVID-19 under item number 1 और item number 12। मैंने दोनों आइटम आपको पढ़ा दी। ऑफ शेड्यूल 7 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, या पॉइंट 1 में यहां कवर हो सकता है, या पॉइंट 12 डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये कवर किया जा सकता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आई, वो आई पॉइंट आपकी 8 में। पॉइंट 8 क्या कहता था? पॉइंट 8 पर आए तो पॉइंट 8 कहता था कि भैया कोई कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या एनी अदर फंड सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलीफ ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, इसको दिया गया डोनेशन कंट्रीब्यूशन में, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो CSR माना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया हुआ पैसा माना जाएगा। और कोविड का टाइम बेटा बनाया गया एक नया फंड जिसका नाम है PM केयर्स फंड। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अपने नाम से एक फंड बनाया है PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड की फुल फॉर्म क्या है? उन्होंने कहा जी, लोगों ने पूछा कि इसके अंदर अगर हम पैसा दे रहे हैं एज कंपनी, डोनेशन दे रहे हैं, क्या वो CSR है? यस, उसको इंक्लूड किया गया। आइटम 8, आफ्टर द वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो ऑलरेडी हैं, द वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। बेटा ये फुल फॉर्म है PM केयर्स की, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ये केयर्स की फुल फॉर्म है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि PM केयर फंड, ये भी इंक्लूड कर लीजिए, शैल बी इंसर्टेड। तो यहां पर हम आ जाएं अगर इसके अंदर,
तो हम इसके बाद यहां पर क्या लिख लेंगे कि इसके अलावा पीएम केयर्स फंड भी जो है वो इंक्लूडेड रहेगा फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। तो सीएसआर के रेस्पेक्ट में देखें तो तीन चीजें उन्होंने कहा जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड कर लीजिए, पीएम केयर्स फंड ऐड कर लीजिए, और एक क्लैरिफिकेशन दी थी एज कंपनी अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं ड्यूरिंग फॉर मास सैनिटाइजेशन कोविड-19 से रिलेटेड तो वो पॉइंट 1 या पॉइंट 12 में कहीं भी कवर करके आप उसको सीएसआर मान सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका था इंस्टीट्यूट ने जो बुक वगैरह में आपको दिया। अब कुछ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई थी, सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है, ज्यादा याद नहीं रखनी। इस सीएसआर से रिलेटेड बेटा कुछ एफएक्यूज लोगों ने इतने पूछे कि इनको आपके एमसीए को इनके एफएक्यूज निकालने पड़े। एफएक्यूज देखें, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पीएम केयर फंड में दिया गया पैसा सीएसआर क्वालिफाई होगा? यस, ये तो लिखा ही हुआ था, इट शैल क्वालिफाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था वो ये कहा था कि पीएम केयर फंड के अलावा बेटा स्टेट्स के अपने फंड हैं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, स्टेट्स रिलीफ फंड, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया, हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने अपने फंड बना लिए, कुछ लोग उसमें भी पैसे दे रहे हैं। बेटा मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैंने सोचा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के फंड में पैसा दे देता हूँ, या मैं एक कंपनी हूँ, मैंने कहा दिल्ली में ज्यादा कोरोना फैला था, वहां पर जरूरत थी, शुरू में केसेस बहुत ज्यादा थे, तो मैं वहां के चीफ मिनिस्टर ने जो फंड बनाया उसमें पैसे दे देता हूँ। फिर मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा जी पीएम केयर फंड्स में दिया हुआ पैसा तो कंट्रीब्यूशन है, वो तो सीएसआर माना जाता है, क्या स्टेट फंड्स में दिया हुआ पैसा माना जाएगा? और इसके लिए बेटा उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया, एफएक्यू ने बताया, उन्होंने कहा नहीं, अगर आप स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड में पैसा डालेंगे तो वो हमने शेड्यूल 7 में इंक्लूड नहीं किया है, और इसलिए उसमें दिया हुआ पैसा सीएसआर नहीं होगा, ये आपके अमेंडमेंट्स में कवर्ड नहीं है। स्टिल मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ पीएम केयर फंड इंक्लूडेड है, चीफ मिनिस्टर्स का फंड इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, फिर बेटा हर स्टेट में एक होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको कंट्रीब्यूशन दिया जाए बेटा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट करती है उसको कंट्रीब्यूशन दे दूं अगर मैं अपनी स्टेट के अंदर, तो क्या वो कवर होगा? उन्होंने कहा यस, वो कवर होगा। तो अगर आप अपने सीएम की तरफ से बनाए गए फंड में पैसा डालेंगे वो कवर नहीं होगा। हाँ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पैसा देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, वो कवर होगा। तो क्लैरिटी आई, पीएम केयर फंड में कवर्ड रहेगा, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स फंड में कवर्ड नहीं रहेगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में दिया गया पैसा सीएसआर में कवर होगा। अच्छा, उसके बाद लोगों ने अच्छे क्वेश्चन पूछे, ये 3 क्वेश्चंस। पहले उसने पूछा, उसने कहा जी ऐसा है, लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद पड़ा है, हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, हम उनको घर बैठे बैठे सैलरियां दे रहे हैं, वो काम तो कर नहीं रहे, छुट्टी पर है। मैं मारुति हूं बेटा, मारुति का प्लांट चलाता हूं, प्लांट बंद पड़ा है, एक गाड़ी नहीं बेची, 4 महीने 3 महीने प्लांट बंद पड़ा रहा, एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी देते रहे हम लोग। वहां के अकाउंटेंट ने कहा इसको सीएसआर मान लेते हैं, समाज सेवा ही तो हो रही है, समाज सेवा ही हो रही है। पहले एम्प्लॉय काम करता था, मैं पैसे देता था, अब वो घर बैठ के मजे मार रहा है, मैं फिर भी पैसे दिए चले जा रहा हूं उसको, क्योंकि बेचारा आ नहीं सकता, बीमारी है, डर है, क्या करें। उन्होंने कहा क्या ये सैलरी जो हमने 3 महीने तक दी है बिना काम किए अपने एम्प्लॉयज को, इसको सीएसआर मान लें? आपको लगता है बड़े गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा? उसने कहा नहीं, ये जो आपकी सैलरी दे रहे हैं ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, ये तो देनी होती है। उसने कहा लीगल ऑब्लिगेशन तब है जब हम काम कराते हैं, या तो काम ही नहीं हुआ, काहे की लीगल ऑब्लिगेशन? उसने कहा कोई बात नहीं, फिर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपका एम्प्लॉय है, आपका ध्यान रखना जिम्मेवारी है, इसको सीएसआर कहां से मानेंगे? और इस बात को क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान दी गई किसी भी सैलरी को जो आपने अपने एम्प्लॉयज को दी है उसको आप सीएसआर नहीं मान सकते, वो नॉर्मल सैलरी का खर्चा है, ठीक है। फिर मारुति ने पूछा, उसने कहा अच्छा सर ये ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ डेली वर्कर्स भी आते थे, जो दिहाड़ी पर आते थे, रोज आते थे, 1000 रुपए ले जाते थे, कोई आता था 300 रुपए दिन पे दिहाड़ी पे काम करता था, ये लोग नहीं आ रहे, बट लॉकडाउन है, कहां से आएंगे? मैं इनकी भी हेल्प कर रहा हूं, मैं इनको भी इनकी दिहाड़ी दे रहा हूं, ये लोग तो डेली वर्कर्स हैं, ये तो मेरे सैलरी एम्प्लॉयड है ही नहीं, मेरी जिम्मेवारी मेरी सैलरीड वर्कर्स की तरफ होती है ना, ये तो पार्ट टाइम भी नहीं, कैजुअल वर्कर्स, कभी कभी आने वाले दिहाड़ी मजदूर, डेली वर्कर्स हैं, मैं इनको भी दे रहा हूं। मैंने इनको भी पूरे 25 दिन के हिसाब से 25,000 रुपए दिए हैं, मैंने इनको भी 24 दिन के हिसाब से पूरे पैसे दिए हैं, ये तो सीएसआर मान लेने दो। उन्होंने कहा नहीं, आप टेम्परेरी एम्प्लॉइज, कैजुअल डेली वेज वर्कर्स, इनको भी अगर लॉकडाउन के दौरान दोगे तो ये भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी आपने ये मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके यहाँ आता है उसके प्रति ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन काइंडनेस दिखाते हुए दी है, सीएसआर नहीं है। लो जी, अच्छा कंपनियों के पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा जी एम्प्लॉइज को दी हुई सैलरी सीएसआर नहीं है, टेम्परेरी वर्कर्स को, कैजुअल डेली वेजेस को दी हुई पे सैलरी सीएसआर नहीं है। फिर इन्होंने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा सर मेरा एक परमानेंट एम्प्लॉय है, मेरा एक कैजुअल वर्कर है, दोनों एग्जांपल इकट्ठे ले लेता हूं, दोनों को कोविड हो गया है। मैंने कहा बहुत दुख की बात है, उनका इलाज चल रहा है,
वो हॉस्पिटल में है, खर्चा बहुत हो रहा है। एम्प्लॉय का फोन आया कंपनी के मैनेजर के पास, सर थोड़ी हेल्प कर दीजिए। मैनेजर ने कहा सैलरी तो दे रहे हैं और क्या हेल्प करें। उसने कहा सर थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, इलाज कराना है, मेरा सैलरी से काम नहीं बन रहा। बेटा कोई स्टार्टिंग में कोविड के इलाज सस्ते नहीं थे, तो बाद में गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है। अब भी आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ही कुड नॉट अफोर्ड। और कोई डेली वर्कर था बेटा, 1000 रुपए दिन का कमाने वाला, 500 रुपए दिन का दिहाड़ी का कमाने वाला, ठीक है आपने उसको दिहाड़ी घर बैठे बैठाए फ्री में दे दी, लेकिन कितनी, महीने के 10,000 रुपए दिए होंगे, 15,000 रुपए दिए होंगे, उससे कोविड का इलाज हो जाएगा उसका? नहीं। तो उसने आपको आया, उसने रिक्वेस्ट करी, उसकी वाइफ आई, उसका कोई ब्रदर आया, और आपने क्या किया, आपने आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपने कहा चल ले 50,000 रुपए ले जा, इलाज करा ले उसका। मतलब लोग कर देते हैं हेल्प। मेरे यहाँ एम्प्लॉय आता है तो अब रोज आता था, हेल्प नहीं करूंगा। किसी ने पूछा क्या ये CSR है? इसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेटिया पेमेंट, यानी कि एक बार की गई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ग्रेचुअसली की गई एक्स ग्रेटिया पेमेंट, जो कि टेम्परेरी कैजुअल डेली वर्कर किसी को भी की गई हो। उन्होंने कहा हाँ ये CSR है। If any ex gratia payment is made to temporary casual workers, daily wage worker over and above the disbursement of wages, उसकी वेजेस से over and above, कि आपने ये 25,000 तो दिए ही दिए। उसने कहा सर मुझे बीमारी हो गई है, मुझे इलाज कराना है, मेरे घर में राशन नहीं है, मैंने कहा ले यार 50,000 और ले जा, ये 50,000 CSR है। इसको आप CSR में काउंट कर सकते हैं। इफ एनी ex gratia payment is made to temporary casual workers or daily wage workers over and above the disbursement of wages specifically for the purpose of fighting COVID-19, the same shall be admissible towards CSR as a one time exception। एक बार के लिए हम इसको काउंट कर लेंगे, प्रोवाइडेड दो बातें पूरी हो। There is an explicit declaration to the effect by the board of the company। बोर्ड बैठे एक मीटिंग करे, उसमें पास ये बात क्लियर करे कि भैया ये एक्स ग्रेटिया पेमेंट हम कर रहे हैं, उसको हम CSR मानेंगे। एंड इट इज ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑडिटर भी सर्टिफाई करे कि ये ओवर एंड अबव वेजेस एक्स ग्रेटिया पेमेंट की जा रही है, और ये कोविड-19 के चलते इस एम्प्लॉय को एक वन टाइम पेमेंट की जा रही है, इस कैजुअल वर्क को एक वन टाइम पेमेंट की जा रही है। बोर्ड भी इस बात को सर्टिफाई करे, चाहे आपका जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी स्पेसिफाई करे, तब आप उसको CSR मान सकते हैं। बेटा ये सब था आपको ज्ञान, फालतू का ज्ञान। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ क्या डाला हुआ कि ये वाली बातें उसने लिखी हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड कर लीजिएगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 12 में खर्चों को इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने। पॉइंट 8 में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड डाल दीजिएगा। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए कि पीएम पेयर फंड इंक्लूडेड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंक्लूडेड नहीं है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया पैसा इंक्लूडेड है, सैलरी दी है नहीं इंक्लूडेड होगी CSR में, कैजुअल वर्कर्स को दी है नहीं इंक्लूडेड होगी। हाँ कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट की है ओवर एंड अबव वेजेस तो वो इंक्लूड होगी, प्रोवाइडेड बोर्ड का अप्रूवल हो और स्टेट्यूटरी ऑडिटर है जो उसने भी इस बात को सर्टिफाई कर दिया हो। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, क्योंकि लॉकडाउन था, कई सारी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया कि आपकी जो ये फाइलिंग होती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की, सबकी डेटें होती हैं, और सब डेट्स बीच में आ रही थी, कौन फाइल कर रहा था, कंपनियां तो खुल नहीं रही थी। तो कई सारे टेम्परेरी मेजर्स लाए गए थे कोविड के दौरान। ऑब्वियसली ये वन टाइम मेजर्स हैं कि इन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। सिलेबस में नहीं है, वो पूछेंगे नहीं क्योंकि हमेशा के लिए तो हुए नहीं है। स्टिल मैंने पढ़ने के लिए स्पेशल मेजर्स अंदर कंपनीज एक्ट 2013 नीचे डाल दिए हैं कि ये चीजें उन्होंने एक्सटेंड की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर 2020 तक अगर आप कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न फाइल नहीं भी करेंगे, हम एडिशनल फीस नहीं लेंगे। यानी कि एक तरह सारी फीस उन्होंने माफ कर दी जो पेनल्टी वगैरह लगाते थे। उसके बाद एक कारो आना था बेटा 2020, जो कि इस साल से अप्लाई होना था। उन्होंने इसको एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर ले गए हैं कि 2020 2021 में अप्लाई करेंगे। तो कारो 2020 को उन्होंने एक साल डिले कर दिया। आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा था 143 सबसेक्शन 11 में, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर निकाल के ऑडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ऑडिट के सिलेबस में तो इंक्लूडेड है। आपका कारो 2016 ही सिलेबस में रहेगा, कारो 2020 अभी अप्लाई नहीं हुआ है, उसको कोविड की वजह से एक साल डिले कर दिया गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बनाया जाता है, 20% ऑफ डिपॉजिट्स के बराबर का पैसा उसमें 30 अप्रैल तक डालना होता है। इसको उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल तो लॉकडाउन के दौरान आ गया, इसको 30 जून तक ले जाते हैं। ऐसी डिबेंचर्स में हमने पढ़ा था कि 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग आपको 30 अप्रैल तक एक फंड में अलग से निकाल के या इन्वेस्टमेंट में रखना होता था, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट में। उसकी डेट भी बढ़ा के 30 जून कर दी थी। इनफैक्ट ये डेटें बाद में बढ़ा के 30 सितंबर भी कर दी गई हैं, वो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की क्योंकि वो 30 अप्रैल के बाद आई है नोटिफिकेशन, तो ये बढ़ा दी गई है, तो सिर्फ डेटें बढ़ाई गई हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा आप एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट देते थे 10A सेक्शन के अंदर, 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को। इसका 180 डेज को बढ़ा के एडिशनल 180 डेज और दे दिए गए थे कि जो कंपनियां इस दौरान लॉकडाउन से पहले हुई थी वो कहां अब
इस लॉकडाउन में सर्टिफिकेट फाइल करती रहेंगी तो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था। ये सब सिर्फ वही है कि टेम्परेरी मेजर्स थे, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए आज से इसके अंदर डाल दिए, पेपर में पूछे जाएंगे भी नहीं और आपके उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट निकाला उसके अंदर भी कवर्ड नहीं है। विद दिस वी आर डन विद द अमेंडमेंट्स। अगर आप मुद्दे के अमेंडमेंट्स देखें तो 5 अमेंडमेंट्स हैं, 3 मैंने एक्स्ट्रा कराई हैं, 2 आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, पांचों उंगलियों पे याद की जा सकती हैं। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में चेंज, रूल 9 में चेंज, स्पाइस प्लस आ गया, नए नए नाम के लिए स्पाइस प्लस, पुराने के लिए पुराने को चेंज करने के लिए रन। फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2019 को जिनका ईयर खत्म हो रहा था उनको 6 महीने की जगह 9 महीने दिए गए अपने एजीएम कराने के लिए। फिर हमने फोर्थ बात की कि आपके रूल 8 में एक नया 3A ऐड किया गया जहां बोर्ड अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफिशिएंसी उसके बारे में ओपिनियन देगा। और फाइनली हमने सीएसआर देखा जहां हमने 3 चीजें देखी, एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐड कर दिया गया है, पीएम केयर फंड में दिया हुआ पैसा सीएसआर है, और कंपनी ने अगर खर्चा किया है कोविड-19 से रिलेटेड तो 0.1 में या 0.12 में उसको कंपेयर या उसको क्लेम कर सकती है। हाँ, सैलरी वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो आप क्लेम नहीं कर सकते। विद दिस वी आर डन विद ऑल द अमेंडमेंट जो नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल हैं। मैं फिर से बात क्लियर कर रहा हूं, अगर आपने मई 2020 वाली अमेंडमेंट्स नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूं, वो देख लीजिएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देखेगा। फिर आप नवंबर 2020 वाली ये वीडियो देखेगा इसके नोट्स में, यानी कि आपको 4 चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मई 2020 की वीडियो का लिंक, उसके नोट्स, ये वाली वीडियो तो है ही, इसके नोट्स, डिस्क्रिप्शन में 3 चीजें हो जाएंगी, 2 नोट्स और एक वीडियो का लिंक। अच्छा, उसके अलावा बेटा जिन स्टूडेंट्स ने मई 2020 के लिए मेरी बुक्स खरीदी थी, मैंने 2020 के लिए मेरी क्लासेस देखी थी, उनको जो बुक्स मिली हैं बेटा उस बुक में क्वेश्चन बैंक नहीं दिया गया था। क्वेश्चन बैंक मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो नवंबर 2020 वाले बच्चों को तो मिला है। अगर आप उससे पुराने स्टूडेंट हैं तो वो क्वेश्चन बैंक अलग से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। जैसे मैंने फाउंडेशन का बनाया था, काफी बच्चों को पसंद आया था कि उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर थे, उससे भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक मैंने इंटर के लिए बनाया है। वो क्वेश्चन बैंक भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मैडम को फोन करके, सीमा मैम को फोन करके वहां से भी उसको बाय कर सकते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग उस क्वेश्चन बैंक को करके जाएं, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में लगभग आज तक के आए हुए पिछले 5-7 अटेम्प्ट्स के या उससे ज्यादा इनफैक्ट अटेम्प्ट्स के सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स के सारे आरटीपीएस के प्रॉपर आंसर्स फॉर्मेट वाइज उसके अंदर मैंने दिए हुए हैं। तो दिस वाज इट, अमेंडमेंट्स कवर हो गई हैं। आई बिलीव सब कुछ समझ आया, नहीं समझ आया तो यू कैन ऑलवेज लीव मी अ व्हाट्सएप नंबर, आप लोगों के पास है ही। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टडीज, किसी तरह का कोई डाउट हो बी फ्री, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर डाउट्स। हाँ, थोड़ा टाइम दिया कीजिए डाउट्स देने के बाद, थोड़ा सा, बिकॉज डाउट ज्यादा रहते हैं आजकल, जो सारी क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन हो गई हैं, तो हर बच्चा आजकल व्हाट्सएप पे ही डाउट पूछता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट बी पेशेंट, सबके डाउट्स में हैंडल करूंगा, किसी भी डाउट्स को अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगा। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।